वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में स्विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाइयों, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो है आज आपके पास आने वाला है। मैंने बोला था कि भैया अब जो प्रोबेबिलिटी का जो रियल जो लेवल है ना, वो रियल लेवल अब आपकी जिंदगी में आने वाला है। पहले अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनमें आपको नया जो प्रोबेबिलिटी का हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी में बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कभी दो इवेंट ए और बी इस तरीके की अगर हमारी बात आएगी तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगर इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसी इवेंट ए और किसी इवेंट बी दोनों के लिए अगर मुझे बोला जा रहा है इवेंट ए और बी, तो इवेंट ए और बी को मैं कैसे लिखता हूं बच्चों, ए यूनियन बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे सबसे स्पेशली आपको ध्यान देना है, इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको आते अपनी बात बताना स्टार्ट कर दिया बच्चों। पी ए यूनियन बी, इसका आंसर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये इस पूरे चैप्टर की जान है। जब भी कोई भी दो इवेंट ए और बी और आपको उसकी यूनियन के बारे में बात की जाए, मतलब पी ए और बी मतलब ए यूनियन बी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, पी ए यूनियन बी। और उसका आंसर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है मेरी कहानी? अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक का, ये सरकारी किताब का है, क्वेश्चन नंबर 14 है। वो आपसे कहता है कि भैया आपके पास किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए वो दे रखी है आपको 3/5, और किसी इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी वो आपको दे रखी है दोस्तों कितनी, 1/5। ठीक है, और कहा जा रहा है फाइंड ए और बी। क्या बात है, फाइंड ए और बी। ए और बी का मतलब आप अभी से समझ गए, ए और बी के बारे में अगर बात चल रही तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, लेकिन हाथ में आपको हाथों हाथ क्या कहा गया, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी, ये ए और बी जो दोनों इवेंट जो है ना बच्चों, ए एंड बी आर, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और अगर कोई से भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा। अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि अगर वो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 0। तो यहाँ पे अपन को ये निकालना है पी ए यूनियन बी। तो हम पी ए यूनियन बी को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले तो लिखेंगे पी ए प्लस बी बी, हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी ए की जगह लिख देंगे 3/5 प्लस पी बी की जगह लिख देंगे बच्चों 1/5 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। 3/5 में 4/5 को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों आपको 4/5। कितना सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, वही एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, और कहा जा रहा है पी ए इक्वल टू 0.42। किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू 0.42। ठीक है, और किसी इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी पी बी दे रखा है बच्चों मुझे 0.48। और मुझसे कहा जा रहा है पी ए एंड बी और दोनों का इंटरसेक्शन पी ए एंड बी बच्चों आप समझ ही जाएंगे। ए एंड बी के बारे में अगर बात चल रही है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो डायरेक्ट अपन अपना काम करें, पी ए लिख दिया, पी बी लिख दिया, ए एंड बी को भी अपन को इस फॉर्मेट में सेट करके लिखना है। ए एंड बी दिया इसलिए इंटरसेक्शन, ए और बी देता तो मैं यूनियन लिखता। तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, और ये मुझे दे रखा है कितना, 0.16, ये दे रखा है 0.16। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन पी नोट ए। 3 पार्ट है, पहला पार्ट है पी नोट ए। भैया पी नोट ए निकालो, तो मैंने आपको डायरेक्ट दिखा रखा था फॉर्मूला। अगर पी नोट ए निकालना है, पी नोट ए का मतलब आप जानते हैं बच्चों क्या निकालना है, पी ए बाहर निकालना है, ए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 में से माइनस कर दो बच्चों, किसको, पी ए को। ये डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी इवेंट के नहीं होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 1 में से उसको सीधा माइनस कर दो। तो 1 में से किसको माइनस कर देंगे बेटा, 1 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 0.42 को। तो 1 में से अगर आप 0.42 को माइनस कर देंगे, डेफिनेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.58। क्योंकि 0.58 में 0.42 को प्लस करके देख लीजिए, 8 2 10 10 का 0 1 के लिए मैंने बोल ही दिया था आपको।
ये आ गया आपके पास यहाँ पे 0 और ये गया 1। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0.58। फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, पी नोट बी। ठीक है भैया, पी नोट बी, ये भी बहुत आसान काम है। पी नोट बी मतलब बी नहीं होना चाहिए, तो पी नोट बी निकालने के लिए मतलब वही पी बी बार, जो नहीं होना चाहिए मतलब उसका बार, और उसके लिए वही 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। 1 माइनस पी बी, पी बी भी मुझे दिया हुआ है, आपकी बार मुझे दे रखा है 1 में से माइनस करना बच्चों किसको, मुझे 0.48 को। और 0.48 को अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.52। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट जो मुझे निकालना है वो भी बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों पी ए और बी। चलो ठीक है, पी ए और बी, वही कॉन्सेप्ट पी ए और बी मतलब पी ए यूनियन बी। पी ए और बी का मतलब हो गया बच्चों पी ए यूनियन बी, ये निकालना है। और अगर मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना बच्चों, पी ए दे रखा है 0.42 प्लस पी बी कितना है, पी बी दे रखा है 0.48 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी मुझे गिवन है बच्चों कितना 0.16, ये 0.16। तो पहले तो इन दोनों को प्लस करूंगा, प्लस करने पे मुझे पता लग गया 0.90 मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 40 90, तो 0.90 मेरा आंसर आएगा। और 0.90 में से मुझे माइनस करना बच्चों किसको, 0.16 को। तो 0.90 में से 0.16 को माइनस करना है तो 0.74, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.74, दैट इज आवर आंसर। तो बेटा क्वेश्चन कितना आसान था और कितना आसानी से खत्म हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपको अगर फॉर्मूला पता है ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको मजा आएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेके आऊंगा जिसमें आपके पास थ्योरी आएगी और फिर आपको इन फॉर्मूलाज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कहानी में सबसे अच्छा ट्विस्ट आने वाला है कि कैसे इस चैप्टर के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन वाला, वो कैसे काम आएगा और कब काम आएगा, कौन सी कंडीशन में काम आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही अच्छा सा। क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट है, सरकारी किताब का एग्जाम्पल है। टू स्टूडेंट्स, अब कई बार क्या है कि कुछ बच्चों के नाम लिखा देते हैं तो कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर आपने हमारा नाम क्यों लिखा। अब ये तो नाम आना तो अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने आजकल मेरा ही नाम देना स्टार्ट कर दिया। टू स्टूडेंट्स करण एंड, और एक मेरा दोस्त है उसका नाम और लिख देते हैं करण एंड अर्पित, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जाम। हम दोनों ने मिलकर एक एग्जाम देना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक आपको ये थ्योरी में लिखूंगा नहीं, भेजे में बात सेट नहीं होगी। दो स्टूडेंट, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, हमने एक एग्जाम दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट करंट विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05। बहुत ही घटिया प्रोबेबिलिटी बेटा मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने की। एंड दैट अर्पित will qualify the exam is 0.10 ठीक है, इसकी थोड़ी ठीक दे दी है। द प्रोबेबिलिटी, और अब बात क्या चलेगी अगर हम दोनों ही क्वालिफाई हो जाएं, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल qualify the exam, both will qualify the exam is,
अगर हम दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, बड़ी घटिया प्रोबेबिलिटी 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब है क्वेश्चन, अभी तक तो इंफॉर्मेशन थी, तो पूरा क्वेश्चन एक बार आप सभी मेरे साथ साथ अच्छे से रीड करिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट पार्ट, बोथ करण एंड अर्पित विल नॉट क्वालिफाई, हम दोनों ही क्वालिफाई नहीं होने चाहिए। बहुत अनर्थ हो रहा है हम दोनों के साथ। बोथ करण एंड, पता नहीं कौन हमें नजर लगाना चाह रहा है जो हम एग्जाम क्वालिफाई ना करें। बोथ करण एंड अर्पित विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। वैसे ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये लोग हमें एग्जाम क्वालिफाई करने नहीं दे रहे, क्या करें? विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। भैया पहला पार्ट जो है, पहले इसी के बारे में फोकस करते हैं कि बोथ करण एंड अर्पित विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। करण भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करें और अर्पित भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करें। अब भैया अगर करण अगर एग्जाम क्वालिफाई करता है, यहां पे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट करण विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो करण के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को तो बोल देते पीए। तो करण के लिए बात चल रही है पीए। पीए क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट करण विल क्वालिफाई द एग्जाम। ये लो, तो पीए तो आ गया बच्चों कितना? 0.05। और अगर अर्पित कर रहा है तो उसको बोल देते पीबी, और पीबी कितना आ जाएगा बच्चों? 0.10। और हम दोनों अगर कर रहे हैं तो दोनों अगर बात चलती है, बोथ के लिए बात चलती है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी वो दे रखा है 0.02। तो पहले तो इस तरीके से इन शब्दों को पहले तो इस तरीके से उतारना पड़ेगा। भैया करण के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को हमने पीए बोला, उस इवेंट को ए बोला तो वो पीए हो गया। ये सारी कहानी मैंने आपके सामने लिखी। तो करण और अर्पित विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम, दोनों एग्जाम क्वालिफाई नहीं करे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब मुझे यहाँ पे इस बात से क्या मतलब समझ में आया? दोनों ही नहीं करें, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। अब भैया अगर किसी को डी मॉर्गन का लॉ याद आ रहा हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले तो इसके बारे में सोचो, प्रोबेबिलिटी तो भी आ जाएगी। तो इसका आंसर होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जगह मैं ये छाप सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, तो मैं सीधा इसको क्या करूंगा बेटा? इसको मैं यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी के केस में बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी में टोटल क्या होता है? 1 में से मैं इस चीज को माइनस कर दूं तो पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखना। उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये कहां से आया? डी मॉर्गन्स लॉ से आया। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का लॉ है बच्चों, जो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था, वहां से आया ये। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर मुझे ए यूनियन बी पता लग जाए तो मैं उसको 1 में से माइनस कर दूं, तो ए यूनियन बी तो मुझे ये तीनों देने वाले हैं। कैसे? मैं ए यूनियन बी निकाल के लाता हूं, बाद में 1 में से माइनस करूंगा। तो पी ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है बच्चों पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है बच्चों? पी ए है 0.05, ठीक है। पी बी कितना है? 0.10। और माइनस में इंटरसेक्शन कितना है? 0.02। तो ठीक है बेटा, एक काम करते पहले प्लस कर लेते। तो ये प्लस करना स्टार्ट किया, तो ये तो हो ही चुका हमारा काम। इसका जो यूज था वो मैंने ले लिया। तो पहले तो ये 0.05 और ये 0.10, तो भाई ये 5 है, ये 1 है, तो 0.15 तो ये आ गया। और 0.15 में से मेरे दोस्तों अपने को माइनस करना है किसको? 0.02 को 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये 1 में से 0 जाएगा, तो 0.13। तो पहले इसमें इसका जो आंसर आया मेरे पास इस पूरे का, किसका? पी ए यूनियन बी का। तो पी ए यूनियन बी, इसका आंसर आया बच्चों 0.13। इसको मेरे दोस्तों मुझे माइनस करना है किसमें से? 1 में से। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये निकालना है, मुझे ये थोड़े ना निकालना था,
मुझे तो ये निकालना है P A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और इसका आंसर क्या था, 1 में से इस यूनियन को माइनस करो। तो 1 में से किसको माइनस करो, 0.13 को। अगर मैं 1 में से 0.13 को माइनस करूंगा तो समझदार बच्चों को तो फटाफट पता लग गया होगा कि आंसर आने वाला है 0.87। कहानी खत्म। ये हो गई बेटा मेरी बात। तो पहले पार्ट का आंसर, जिसमें हम दोनों की पिक्चर बनाई जा रही है अच्छे से, मेरी और मेरे दोस्त की। चाहते ही नहीं लोग कि हम एग्जाम क्वालिफाई करें। इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाते रहे बेटा, हमेशा यही काम करते रहे। कोई ना, यही करेंगे आप बेटा। जब एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं तो बेटा बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बना बना के आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। कभी किस्मत चमकी तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमारा भी भला हो जाए, हम भी मेस वाला बन जाए और नाम हो जाए हमारा भी कुछ। ठीक है, अब देखिएगा, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट जो मुझे निकालना है बच्चों, सेकेंड पार्ट में कहा गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify the exam. Will not qualify the exam. At least one of them will not qualify the exam. तो इसका मतलब जो होता है ना बच्चों, मैं आपको बताता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कोई एक एग्जाम क्वालिफाई ना करे। तो कम से कम कोई एक एग्जाम क्वालिफाई ना करे का मतलब क्या होता है, कोई एक भी ना करे और दोनों भी ना करे। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट मैंने आपको बताया था ना, वो भी लेते हैं और उसके आगे का भी लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको मैं डायरेक्ट मेरी प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में पता है क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट आंसर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस कर दो बोथ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। भैया ना करे ना, एक भी, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एक भी ना करे तो बेटा हम इसका उल्टा काम करते हैं। एक भी ना करे तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। अगर वो दोनों क्वालिफाई कर जाए तो उस केस को माइनस कर दो 1 में से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, ये इस बात का मतलब होता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, दोनों में से कोई एक क्वालिफाई ना करे, मतलब मैं ना करूं या फिर वो ना करे या फिर हम दोनों ही ना करें, इसका मतलब ये होता है। तो करण ना करे, अर्पित ना करे या फिर दोनों ही ना करे। तो इसके लिए सीधी सीधी ट्रिक होती है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम इसका। 1 में से माइनस कर दो अगर हम दोनों क्वालिफाई कर जाएं तो, क्योंकि क्वालिफाई नहीं चाहिए आपको हम दोनों का क्वालिफाई नहीं चाहिए, आपको उसके अलावा चीजें चाहिए। तो बेटा आप जानते हैं अगर जो आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो बोथ ऑफ देम, आपने देखा कि दोनों के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, इसलिए मैंने ये केस काम में लिया, वो ये रहा। और 1 में से माइनस कर दूंगा मैं किसको, 0.02 को, और 0.02 को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों डेफिनेटली 0.98। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो ये भी हमारी कहानी खत्म हुई। ठीक है, अब तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत अच्छा है। हालांकि सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया, वरना कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसानी से मैंने ये बात आपको समझा दी है। तीसरी कहानी कही जा रही है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम विल, क्या बढ़िया बात करिए, हम दोनों की दोस्ती तोड़ने की बात करी बेटा। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, दोनों में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करे। इसका मतलब मैं करूं तो वो ना करे, तो इसका मतलब ए बट नॉट बी, या फिर बी बट नॉट है। इसका मतलब कहानी क्या है, देखिए सुनना, इस बात को हम कैसे समझते हैं, ए बट नॉट बी, करण करे लेकिन अर्पित ना करे, या फिर या तो ये, और सेकंड केस ए मतलब अर्पित करे और करण ना करे, बी बट नॉट ए। ये दो बातें। अब इसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में मैं कैसे उतारूंगा कि ए करे बी ना करे, तो हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी ये लो भैया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
और आ रहा है, इसका मतलब बीच में या तो ये हो या फिर ये हो। तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ना कि या तो ये हो काम या फिर वो, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। ए बट नॉट बी, तो भैया ए बट नॉट बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर अगर आपको ये निकालना है तो आपको पी ए में से इसको निकालने के लिए, इसका मतलब होता है पी ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा प्लस, और अगर आपको ये निकालना है तो सर आपको पीबी में से इनका वापस इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो भैया पीए कितना है, पीए है मेरे पास 0.05, इसमें से मैं माइनस करूं किसको, 0.02 को, प्लस पीबी कितना है, पीबी है मेरे पास 0.10, और इसमें से मैं माइनस करूं किसको, 0.02 को। तो बेटा यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है 0.03, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तो आंसर आ रहा है 0.03, और यहाँ पे मेरे भाइयों प्लस करने पे ये मेरे पास आंसर आएगा कितना, इसका तो आंसर आया 0.05 में से 0.02 को जाएंगे तो 0.03, और यहाँ पे 0.08, तो ये आंसर आएगा 0.08। और जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूंगा मेरे भाइयों, तो आप जानते हैं 0.03 में यहाँ लिख देते हैं 0.03 में 0.08 अगर आप प्लस करेंगे 8 3 11, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 1 की 0.11 आपका आंसर आ चुका है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो कितने आसानी से बेटा बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, देखिएगा एक बार फिर ध्यान दीजिए, कोई एक करे, हमारी दोस्ती तोड़ने की बात है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, कोई एक क्वालिफाई करे, इसका मतलब मैं करूँ तो वो ना करे। तो ए, मेरी प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं क्या बोलता हूँ, पी ए, तो ए बट नॉट बी, तो पी प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो उसको कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे केस में, और उसके केस में वो करे मैं नहीं करूँ, तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों चीजें लिख दी। इसका मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है, अगर ये निकालना है तो ए में से इंटरसेक्शन दोनों का माइनस करना पड़ेगा, ये निकालना है तो बी में से इंटरसेक्शन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। ये हो गई बेटा मेरी बात, और फिर आपके सामने आंसर तैयार है। अब आपको बेटा मजा आने वाला है, अब शानदार चीज आने वाली है, कॉम्बिनेशन का यूज कैसे आएगा वो देखिएगा, और क्यों यूज आया और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिएगा बेटा, अभी तक जब हम 10th क्लास तक पढ़ते थे ना, तो वहां पे हमारे पास आउटकम्स जो हुआ करते थे ना, बहुत लिमिटेड आउटकम हुआ करते थे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आउटकम बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, और हम हमेशा पता है क्या बात करते थे, एक ही चीज के बारे में बात करते थे। जैसे मेरे पास ताश में 52 कार्ड होते हैं, आप आपके 10th क्लास की बुक खोल के देख लेना, 9th की देख लेना, हालांकि कार्ड्स वाले क्वेश्चन तो 10th में ही है, आरडी में भी नहीं दे रखे हैं, सरकारी किताब में भी 10th में है और आरडी में भी 10th में ही दे रखा है। 52 कार्ड्स में से आप हमेशा एक कार्ड का सिलेक्शन करते थे, वन कार्ड इज सिलेक्टेड, वन कार्ड इज सिलेक्टेड। आप मेरी बात पे फोकस करना, आपको मजा आ जाएगा कि मतलब आज दिन तक आप जो पढ़ते थे उसमें और इसमें फर्क क्या है। पहले आप हमेशा 10th क्लास तक हमेशा पता है ऐसे काम किया करते थे, 52 कार्ड से उसमें से वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अगर कभी मैं आपसे बोल देता था भैया ये एक बैग है, इसके अंदर 2 ब्लैक है, 3 ग्रीन है और 4 रेड बॉल है, तो आप क्या बोलते थे, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमेशा वन के बारे में बात करते थे, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड की बात करते थे, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, इस तरीके की आप बातें किया करते थे हमेशा, कब तक, 10th क्लास तक। एक ही के बारे में बात करते थे, वन कार्ड इज सेलेक्टेड, वन बॉल इज ड्रॉन। लेकिन 11th में पता है क्या होगा, हम एक कार्ड नहीं, हम 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकालेंगे, 4 भी निकालेंगे। 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 5 कार्ड, 7 कार्ड। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या एक से ज्यादा बात करता हूँ। अगर मैं एक से ज्यादा के बारे में बात करूंगा ना मेरे भाइयों, तो फिर कॉम्बिनेशन लगता है। ये अपने भेजे में भी मेरा एक डायलॉग सेट कर लेना, अगर मैं एक से ज्यादा आउटकम के आने के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन ही ज्यादा काम आएगा आपको यहाँ पे, तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज लेना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन का यूज कब आएगा, पहले तो मैंने आपको सिखा दिया, जब एक से ज्यादा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 52 पत्तों में से एक कार्ड नहीं सेलेक्ट करके आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 या 3 या 4 या 5। आ गई बात समझ में। या फिर आप यहाँ पे इतनी बॉल है, 2 ब्लैक 3 ग्रीन, अब 4 3
4 और 3 7 7 और 2 9 9 आपके पास टोटल बॉल्स है, लेकिन आप पता है एक बॉल नहीं निकाल रहे, अब की बार आप निकाल रहे दो, एक बार दो निकाल रहे, कभी 3 निकाल रहे, कभी 4 निकाल रहे, कभी 5 निकाल रहे, एक साथ 2 निकाल रहे, एक साथ 3 निकाल रहे, एक साथ 4 निकाल रहे। तो इस तरीके की सिचुएशन जब भी हमारी जिंदगी में आएगी ना, तो फिर अब हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको भी इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे केसेस में लगेगा। ठीक है, तो पहले तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन लेके आता हूं और ताश के पत्तों वाला ही लेके आता हूं ताकि आपको मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द, और क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, मतलब 7 कार्ड एक साथ, हैंड व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, तो आगे ना मुझे 7 कार्ड एक साथ निकालने हैं, तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। When a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it कंटेन्स, पहली बात तो पहले केस में क्या है, ऑल किंग्स, इट कंटेन्स ऑल किंग्स, सारे किंग होने चाहिए। सेकंड पार्ट है 3 किंग्स, 3 किंग होने चाहिए, 3 किंग्स। और थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट, पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा लेके आया हूं मैं आपके लिए, एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स, ये 3 पार्ट है आपके पास क्वेश्चन में। देखिए बेटा क्वेश्चन पे एक बार अच्छे से फोकस करना, हमें अब की बार एक पत्ता नहीं, आपके पास 7 पत्ते, मतलब हमारे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगने वाला है। कैसे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल किंग्स। तो सबसे पहले तो आप बच्चे ये समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए बेटा, 4 किंग चाहिए। तो पहले तो ताश के पत्तों के बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता वो मेरा 10th क्लास का वीडियो बेटा एकदम अच्छे से देखे हैं, तो आपको सारी बात समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अपन के डायरेक्ट बात करेंगे। हाँ ये जरूर है कि आपको बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है। एक आपको क्विक रिविजन दे देंगे, और स्पेड, क्लब, डायमंड, और ये सारी बातें तो मैं अपने प्रीवियस वाला जो चैप्टर था ना यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें भी बता चुका हूँ। सभी में हमारे पास 13 पत्ते आएंगे, ये आप सभी को पता है। किंग कितने हैं मेरे पास, डायरेक्ट बात करते हैं, 4 ही किंग होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे सीधा फोकस करता हूँ। मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ पे 7 पत्ते चाहिए, मुझे 7 पत्ते चाहिए एक साथ, और कंडीशन ये है कि मेरे को इट कंटेन ऑल किंग्स। तो भैया ऑल किंग कितने किंग होते हैं, 4, तो 7 में से 4 तो मेरे पास किंग हो गए, तो 3 क्या आएंगे, 4 अगर मेरे पास किंग हो गए तो 3 क्या आएंगे, नॉन किंग आने ही हो। तो अगर 4 मेरे पास किंग हो गए तो 3 और भी तो लेने, 3 क्या आएंगे मेरे पास, नॉन किंग। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को खत्म करने की कहानी आपके भाई की बड़ी खतरनाक है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले तो ये डिनोमिनेटर की लकीर खींचो आप सभी। अपॉन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसको निकालने की ट्रिक अपनी, टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल आपके पास कार्ड होते हैं बच्चों 52। ठीक है, उनमें से कितनों का सिलेक्शन करना है, 7 कार्ड का। सीधी सी बात भाई, कितने पत्ते चाहिए बच्चों, 7, कितने में से, 52 में से। तो डिनोमिनेटर में तो छापो आप 52C7, भैया 52 कार्ड्स में से सिलेक्शन करना है किसका, 7 का। ये तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका, फिक्स है कहानी। अब न्यूमिनेटर में फेवरेबल आउटकम, तो आ जाइए, आपको 4 किंग चाहिए, तो बेटा किंग टोटल कितने होते हैं, 4, 4 में से 4 तो किंग ही ले लिए, क्योंकि किंग का सिलेक्शन तो किंग में से ही होगा। तो ये 4 किंग मतलब 4C4। ठीक है, और अब आपको अभी 3 पत्ते और चाहिए, तो मल्टीप्लाई चलेगा, ये मल्टीप्लाई, 3 पत्ते और चाहिए, किसमें से, नॉन किंग में से। तो कितने पत्ते बचे, 48, क्योंकि 4 किंग की अगर कहानी खत्म हो गई तो नॉन किंग वाले कार्ड कितने हैं, 48 है, क्योंकि टोटल 52 होते हैं। तो 48 में से अब कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, क्योंकि 4 तो निकाल चुके। तो 48C3, ये बेटा आपका आंसर आया।
ये है, अब इसको सोल्व कर लो बस और कहानी खत्म। बाकी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी कि ऐसे काम होता है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो भी इसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 1/7735। और कहानी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। एनसीएन का आंसर 1 होता है। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, कहानी खत्म। सेकेंड पार्ट देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है 3 किंग्स। 3 किंग्स, बस कितना सा डिफरेंस आने वाला है देखना। आपकी बार 3 किंग चाहिए। अब भैया मुझे कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है, 7 का। 7 में से मुझे 3 तो किंग चाहिए। अगर 3 किंग आएंगे तो 4 अब की बार नॉन किंग आएंगे। तो यहाँ पे बस छोटा सा चेंज होने वाला है, क्या, 3 किंग चाहिए। डिनोमिनेटर में तो फिक्स है बिठाइए, तो डिनोमिनेटर की लकीर को तो मिटाना ही नहीं। डिनोमिनेटर में तो हमारी कहानी फिक्स हो चुकी है कि डिनोमिनेटर में तो यही आना है बस। अब आप आ जाओ, 3 किंग चाहिए। किंग का सिलेक्शन, किंग में से किंग कितने, 4, तो 4 में से 3 का सिलेक्शन 4c3 मल्टीप्लाई बाय। अब बचे हुए पत्तों का, बचे 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं। नॉन किंग, नॉन किंग कितने हैं, 48 पत्ते, 48, तो 48c4, कहानी खत्म। ये लो बेटा, सेकंड पार्ट भी आपका ओवर। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। डिनोमिनेटर में ऐसे काम करना है। डिनोमिनेटर में टोटल कितने पत्ते चाहिए भैया, 7 चाहिए। कितनों में से, 52 में से, 52c7। न्यूमरेटर में कहानी फेवरेबल के लिए चलेगी। फेवरेबल में आप समझ रहे हैं मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। यहाँ का आंसर है बच्चों 9 क्योंकि सोल्व करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये सारी चीजें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो इनमें अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करके अपन अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। और अगर नहीं आता है तो बेटा यार फिर बेकार बात है। फिर तो अपन को वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर बहुत अच्छे से फिर से देखने की जरूरत है। अगर अपने को ये नहीं आता तो एनसीआर का फॉर्मूला लग रहा है, एनसीआर का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एनसीआर का एक बार फिर से एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका आंसर था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेटा सेकंड पार्ट का भी आंसर। अब आप देखना, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था आपका, 1/7735। ये आया था वहां का आंसर 1/77। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था 1/7735 और सेकंड पार्ट का आंसर आया 9/1547। तीसरा पार्ट है बच्चों, अब देखिए कितना मजेदार, ये तीसरा पार्ट अपना भी खत्म हो गया। 8 लिस्ट 3 किंग, 8 लिस्ट 3 किंग। अब ये दो कंडीशन लेके आया। 8 लिस्ट 3 किंग का मतलब क्या होता है, 8 लिस्ट 3 किंग का मतलब ये होता है या तो 3 किंग या फिर उससे ज्यादा। तो इसका मतलब 8 लिस्ट 3 किंग का मतलब क्या है, या तो 3 किंग, पहला केस तो ये 3 किंग, या फिर 4 किंग, क्योंकि इसके ऊपर तो कहानी होती ही नहीं क्योंकि किंग होते ही 4 है। तो 8 लिस्ट 3 किंग का मतलब क्या हुआ, एक बार तो ये वाला केस लिया और एक बार ये वाला केस लिया और दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है। तो भैया 3 किंग वाला और 4 किंग वाला ये केस अपन डिस्कस कर तो चुके हैं। पहला केस क्या था, ऑल किंग मतलब क्या था, 4 किंग वाला। दूसरा केस क्या था, 3 किंग वाला। तो हम इन दोनों केस को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट तो बहुत सीधा है, बस ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। 8 लिस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3 किंग, इसका मतलब क्या हुआ, 3 किंग तो होने ही है और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो 3 किंग और 4 किंग, तो और आते ही क्या लग जाता है बेटा, आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्लस लग जाएगा। तो भैया पिछली बार वाला जो आंसर था उसका आंसर था 1/7735। किसका, ये हमारा आंसर था 4 किंग वाले का, इसका। और 3 किंग वाले का आंसर कितना आया था बच्चों, 9/1547। ये रहा। अब इनका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके अगर आप बच्चों सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7735 और ऊपर आ जाएगा बच्चों 46। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 46/7735। ये आपका आंसर आएगा जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस करेंगे। एलसीएम लेने पे ये आपका एलसीएम आएगा और इस तरीके से काम होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी। और यहाँ पे सीधा सीधा सा बात है कि ये इससे है ना बेटा, यहाँ पे जब आप बात करेंगे 5 टाइम्स रहेगी इसकी कहानी, 5 टाइम्स ये इससे डिवाइड होगा, 5 को 9 से करेंगे, 9 5 से 45 में 1 प्लस करेंगे 46। एलसीएम आएगा 7735 और 7735 को जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो आपको मिलेगा बच्चों उस कंडीशन में 5। और फिर आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। आया समझ में। अब ऐसे ही मैं आपके लिए बेटा और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक से एक, जिनमें अपन कॉम्बिनेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों। इसी सीक्वेंस में बेटा अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो अभी तो मैं क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जिनमें मैं प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट काम में लूंगा।
फिर कुछ क्वेश्चन आपका भाई आपके लिए ऐसे भी लेने वाला है जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन का भी यूज आएगा। तो मैंने आपसे कहा था ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों कॉन्सेप्ट काम में आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में। तो दोनों काम में आएंगे। कैसे काम में आएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस देखिए और जिनमें हम कॉम्बिनेशन काम में लेंगे। अ बॉक्स कंटेन्स A box contains 10 red marbles, 10 red marbles, 20 blue marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles, and 30 green marbles. ये मुझे दे रखा है, कहा जा रहा है 5 marbles are drawn. 5 marbles are drawn from the box. From the box. What is the probability? What is the probability that what is the probability that all will be blue? पहला पार्ट है all will be blue, पहला पार्ट है all will be blue, और सेकंड पार्ट है बच्चों एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। यहीं पे लिख देते हैं एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम कोई एक ग्रीन हो, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो देखिए पहले तो क्या बोला, ऑल विल बी ब्लू। तो बेटा सबसे पहले तो कैसे पता लगेगा कि हमारे इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन काम में आएगा। मैंने आपको सिखाया था मेरा डायलॉग, अगर मुझे एक से ज्यादा आउटकम के बारे में बात करनी है, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, मेरे पास यहाँ पे जो इवेंट है उसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, 5 मार्बल एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। और 10th क्लास तक अपन क्या काम करते थे, एक ही मार्बल ड्रॉ करते थे, तो वहां पे नॉर्मल सवाल हुआ करता था। अगर यहाँ पे मैं 5 मार्बल की जगह सिर्फ 1 मार्बल लिख दूं ना बेटा, तो फिर ये हमारा 10th क्लास का बच्चों जैसा सवाल हो गया। लेकिन अपन यहाँ पे एक साथ कितने मार्बल निकाल रहे हैं बेटा, 5 निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक सिखाई थी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए टोटल मार्बल कितने हैं, 10 तो रेड है, रेड कितने हैं भैया 10 है, और ब्लू कितने हैं भैया 20 है, और ग्रीन कितने हैं भैया 30 है। तो सब इनको प्लस करेंगे तो टोटल करने पे 60 आ जाएगा। तो टोटल मार्बल हो गए मेरे पास 60। ठीक है साहब, अब मुझे कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का सिलेक्शन करना है। तो हमारी बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक क्या कि डिनोमिनेटर में तो हमारी कहानी सीधी सीधी से, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, ऑल विल बी ब्लू, मतलब पांचों के पांचों ब्लू होने चाहिए। तो भैया ब्लू कितने हैं, ब्लू 20 है, ब्लू कितने हैं 20। तो 20 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का सिलेक्शन करना है। तो पहले तो डिनोमिनेटर की बात कर देते हैं। डिनोमिनेटर में छापेंगे कितना 60 C5, क्योंकि टोटल 60 है, और 60 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मैंने बोला ये इवेंट ई है, तो इस इवेंट ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी पी, वो कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में तो आप जानते हैं टोटल आएगा। टोटल क्या आएगा बेटा 60, और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है 5 का, 60 C5। और न्यूमरेटर में आप जानते हैं ब्लू मार्बल के बारे में बात चल रही है, पांचों के पांचों ब्लू होने चाहिए, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 20 C5। तो हमारा आंसर आएगा मेरे दोस्तों 20 C5 अपॉन 60 C5। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सोल्व करने से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ यार, NCR वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट की तो हो गई हमारी कहानी खत्म। आपको ये हमसे पूछे कि भैया सेकंड पार्ट को प्रूव करके बताओ, तो सेकंड पार्ट में एक ट्रिक होती है, देखिए एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो पता है एटलीस्ट का मतलब आप लोगों को पता था कि एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का मतलब या तो एक ग्रीन, या 2 ग्रीन, या 3 ग्रीन, या 4 ग्रीन, या फिर 5 ग्रीन। तो बेटा या तो ऐसे करो इस वाले कॉन्सेप्ट को कि एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का मतलब एक ग्रीन वाला भी कॉन्सेप्ट, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी। अगर एक ग्रीन, तो एक ग्रीन का मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम शुरुआत में जितनी ग्रीन है भैया, कितनी ग्रीन है हमारे पास 30 ग्रीन है, तो 30 ग्रीन में से एक का सिलेक्शन करना है। फिर बची भी 30 और है, 20 ब्लू और 10 रेड, तो उनमें से 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका एक प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। आपको क्या करना है, कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। तो भैया
आप एक काम करिए, 1 में से माइनस कर दीजिए जब आपके पास कोई भी ग्रीन ना हो। 1 माइनस नो मार्बल विल बी ग्रीन, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो मार्बल इज ग्रीन, कोई भी मार्बल ग्रीन ना हो, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब यही तो हुआ, अगर कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं है तो कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं है बेटा, तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो मार्बल इज ग्रीन, और 1 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इसी का आंसर मिलेगा एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का, क्योंकि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन में 1 ग्रीन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो इसका मतलब 1 में से माइनस कर दो जब कोई भी ग्रीन ना हो, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, याद रखना, आप काम आएगा आपके। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो मार्बल इज ग्रीन, कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं होना चाहिए, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। तो नो मार्बल इज ग्रीन मतलब कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब जो मुझे 5 मार्बल सेलेक्ट करने हैं वो नॉन ग्रीन में से, तो नॉन ग्रीन वाले कितने हैं, 10 + 20 30, तो 30 में से मुझे 5 का सिलेक्शन करना है, तो 1 में से माइनस करूंगा किसको, 30C5, और अपॉन में तो बेटा कहानी फिक्स है कितनी, 60C5। जब कोई भी मार्बल ग्रीन ना हो तो इसका मतलब बचे हुए मार्बल में से उसका सिलेक्शन होगा। बचे हुए मार्बल कितने हैं, 20 और 10 30, 30 में से 5 का सिलेक्शन होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बच्चों टोटल 1 होता है, तो आंसर ऐसे लिखा हुआ ही है, पहले वो आंसर आएगा फिर वो 1 में से माइनस होगा, 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। नहीं तो फिर क्या इसका प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, अपन को इसमें क्या बहुत सारे केस बनाने पड़ जाते हैं, जब 1 ग्रीन हो, जब 2 ग्रीन हो, जब 3 ग्रीन हो, जब 4 ग्रीन हो, और जब 5 ग्रीन हो, ऐसे करना पड़ जाता है। तो उससे बेटर ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो मार्बल इज ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ए लॉटरी 1000 tickets are sold, 10,000 tickets are sold, 10,000 टिकट बेचे एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, लेकिन 10 में ही प्राइज है बेटा, एंड 10 इक्वल prizes are awarded, prizes are awarded, what is the probability of not getting prize, what is the probability of not getting prize, not getting a prize, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको प्राइज ना मिले। देखो कितनी बेकार बात हो रही है यार आप लोगों के साथ, आपको प्राइज ही नहीं देना चाह रहे, मेरे पास आओ मैं बहुत प्राइज दूंगा आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, प्राइज ना आए इफ यू बाय, अब कंडीशन अब आएगी, इफ यू बाय 1 टिकट, अगर आपने 1 टिकट खरीदा हो तो, सेकंड अगर आपने 2 टिकट खरीदे हो तो 2 टिकट्स, और तीसरा पार्ट है मान लीजिए आपने 10 टिकट खरीदे हैं, तो इन तीनों केस में आपको बताना है, अगर आपने 10 टिकट खरीदे हैं तो बेटा पहला तो सीधी सीधी सी बात है, मुझसे कहा जा रहा है इन अ लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। आपको प्राइज नहीं मिलना चाहिए, आपको प्राइज नहीं मिलना चाहिए, तो आप जानते हैं बेटा टोटल जो है ना वो टिकट कितने हैं, पहले तो एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, टोटल 10,000 टिकट है और 10,000 में से 10 में प्राइज है, तो कितनों में प्राइज नहीं है, नॉट प्राइज कंटेनिंग टिकट्स, वो कितने हैं, ऐसे टिकट्स जिन पर प्राइस नहीं है वो कितने हैं, 10,000 में से
माइनस कर देना है मेरे दोस्तों, किसको, 10 को। तो आपके लिखेंगे सर 9,990 टिकट ऐसे हैं जिन पर कोई भी प्राइस नहीं है। सर 9,990 टिकट ऐसे जिन पर कोई भी प्राइस नहीं है। अब सर फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे देना है कि अगर मैंने एक टिकट लिया हो, मैंने एक टिकट लिया और मुझे प्राइस नहीं मिलना चाहिए, तो बेटा अगर आप वो जो एक टिकट ले रहे हैं वो एक टिकट किस में से सेलेक्ट होगा, वो एक टिकट सेलेक्ट होगा बेटा उनमें से जिनमें से आपके पास प्राइस नहीं है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इस इवेंट को ए बोलता हूं तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ए। पी ए कितनी आएगी बच्चों मेरे पास, पी ए मेरे पास आ जाएगा 9,990 में से एक टिकट का सिलेक्शन करना है, 9,990 C1 और अपॉन में बेटा क्या आएगा कहानी, अपॉन में कहानी आ जाएगी मेरी 10,000 C1। अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन से करूं और सीधा सीधा काम, जब आपको पता है जब एक ही टिकट का सिलेक्शन करना है तो सर हम कॉम्बिनेशन काम में क्यों ले। जब एक ही टिकट का सिलेक्शन करना है तो सर हम 10th क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, क्या कि सर इतने टिकट पे प्राइस नहीं है। तो सर हम एक काम करते हैं 9,990 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने टिकट है सर 10,000, 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा सर 999 अपॉन 1000 इज द प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब एक टिकट का सिलेक्शन करना है तो सोचना ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्बिनेशन लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि एक ही टिकट का सिलेक्शन किया। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास कितनी, 9,990 डिवाइडेड बाय 10,000। लेकिन सेकंड पार्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में कहा गया है अब आप 2 टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 10th वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें, अब तो आपको कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा काम में। तो जब सेकंड पार्ट के आंसर की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सर 2 टिकट का सिलेक्शन कर रहे हैं लेकिन सर प्राइस नहीं मिलना चाहिए, तो ये 2 टिकट का सिलेक्शन किस में से होगा, सर ये 2 टिकट का सिलेक्शन होगा 9,990 टिकट में से। तो सर इस इवेंट को बी बोल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी कितनी आएगी, सर 9,990 टिकट में से 2 टिकट का सिलेक्शन कर लो, 9,990 C2, 9,990 C2 डिवाइडेड बाय कहानी नीचे तो फिक्स है, अपॉन में टोटल आएगा, टोटल टिकट कितने हैं 10,000, 10,000 और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है 2 का। दैट इज योर आंसर 9,990 C2 अपॉन 10,000 C2। अब बेटा ये क्या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए इनको अपन ये भी छोड़ देते, ये हो गया मेरा काम। अब इसके बाद मैं आता हूँ थर्ड वाले पार्ट पे, जहां पे मैं कितने टिकट खरीद रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं 10 टिकट खरीद रहा हूँ। थर्ड पार्ट पे मैं चला गया बच्चों, यहाँ पे मैं 10 टिकट खरीद रहा हूँ और मुझसे पहले कहा गया है कि नोट गेटिंग अ प्राइस, प्राइस नहीं आना चाहिए। तो प्राइस तो बेटा उन पे ही नहीं आएगा ना जिन पे प्राइस हमने अवार्ड नहीं कर रखा। तो बेटा वो टिकट कितने हैं 9,990। तो पहले मुझे 9,990 में से, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो इवेंट है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे पीसी। पीसी इक्वल टू 9,990 में से 10 का सिलेक्शन करो, कर लिया। और डिनोमिनेटर में तो मेरी कहानी फिक्स है 10,000 C10, दैट इज माय आंसर 9,990 C10 अपॉन 10,000 C10। बेटा ये भी आपकी सरकारी किताब का एक क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो जब जब भी एक के बारे में बात चलेगी ना बच्चों, एक के बारे में, तो एक के बारे में बात चलेगी तो कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा हमारा 10th का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। लेकिन एक से ज्यादा के बारे में बात चलेगी, जैसे हमने यहाँ पे 2 टिकट सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने 10 टिकट सेलेक्ट कर लिए, तो फिर कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है, परमुटेशन क्यों नहीं लग रहा, आप समझ रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर वाली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन लाऊंगा मैं परमुटेशन वाला भी। अब आ जाइए आप इसके बाद, ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट है जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं दोस्तों, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा यार। देखिए आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मेरा, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन बनाने हैं मुझे, 2 सेक्शंस of 40 and 60 स्टूडेंट्स। जैसे अपन स्कूल में नहीं होता कि भैया तुम्हारे 10th क्लास के या तुम्हारे 11th क्लास के 2 सेक्शन है, जैसे पहला सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, ये अपन ने बोल दिया सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 60 बच्चे हैं, और किस में से 100 बच्चों में से। मतलब हमारे पास क्या है, स्टूडेंट तो 100 है लेकिन अपन बराबर डिवाइड नहीं करेंगे, इधर भी 50 इधर भी 50। सेक्शन ए 40 बच्चों का बनाना है, सेक्शन बी 60 स्टूडेंट्स का बनाना है, ठीक है। आर फॉर्म्ड, ये काम करना है।
आर फॉर्म्ड। कहा जा रहा है इफ यू एंड योर फ्रेंड्स, इन 100 बच्चों में मैं भी हूं और मेरा दोस्त भी है। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर, if you and your friends are among the 100 students, are among the 100 students, ये जो 100 बच्चे हैं, इस 100 बच्चों में मैं भी हूं और मेरा दोस्त भी है, और हम दोनों ने एक बहुत जोरदार कसम खाई है। जो क्वेश्चन की खासियत है उससे क्वेश्चन में मजे आएंगे आपको। इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that, what is the probability that, क्या भैया पहला पार्ट, that you both enter the same section। हम दोनों दोस्तों ने कसम खाई है कि हमें अलग मत करो, हमें एक ही सेक्शन में रखो। तुम्हारा मन करे तो सेक्शन ए में रख दो, तुम्हारा मन करे तो बी में रख दो, लेकिन अलग मत करो यार, फिर हम हमारे पर्सनल काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बातें करनी होती है, हमारी बहुत अलग बातें चलती है। यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। अगर आप सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, और सेकंड बात है, सेकंड जो पार्ट है उसमें आएगा यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो सेकंड पार्ट भी मैं यहीं पे आपके लिए लिख देता हूं, सारा सब कुछ सेम है, बस ये है कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। अगर आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में हो तो, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं पहले पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। मतलब पहले पार्ट में हम कहना चाह रहे हैं कि यार भैया हमें एक ही सेक्शन में रखो, या तो सेक्शन ए में रख लो या सेक्शन बी में रख लो, किसी एक में भी रख लो, लेकिन रखो। और सेकंड पार्ट में अगर हम डिफरेंट में है तो बेटा अगर आपको फर्स्ट पार्ट आ गया ना, तो सेकंड पार्ट तो बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि बोथ एंटर द सेम सेक्शन, और यहाँ पे डिफरेंट, तो डिफरेंट का मतलब क्या, सेम नहीं होना चाहिए। तो कोई इवेंट होना चाहिए, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट का मतलब नॉट सेम, तो इसका मतलब हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें फर्स्ट पार्ट की, और उसका जो आंसर है उसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि यही तो चल रहा है। सेम होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और सेम नहीं होना चाहिए तो कोई इवेंट ए होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए, और वो इवेंट नहीं होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए बार। पी ए बार को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 1 में से पी ए को माइनस करते हैं। ये लॉजिक में यहाँ पे अप्लाई करूँ तो सेकंड पार्ट तो मेरा यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है डिफरेंट सेक्शन में जाने चाहिए, मतलब सेम में नहीं जाने चाहिए, और यहाँ कह रहा है सेम में जाने चाहिए। तो बेटा पहले सेम का निकाल लो ना यार, और फिर इसके लिए माइनस करेंगे आराम से। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा भैया, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शन, एक तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए ये 40 बच्चों का बना दिया मैंने, सेक्शन बी है ये मैंने 60 बच्चों का बना दिया। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के बारे में जो अपन ने बात करी, तो हम क्या करेंगे कि भैया 100 जो है ना, 100 में से बात चल रही है किसकी, 100 में से बात चल रही है कि एक सेक्शन तो क्या होना चाहिए 40 बच्चों का, और एक सेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों 60 बच्चों का। तो पहले स्टार्टिंग में जब अपने को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बात चल रही है, तो पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आने वाले हैं, पहले स्टार्टिंग में कितने बच्चे हैं 100, और 100 में से बात किसकी चल रही है 2 बच्चों की। तो भैया पहले 100 में से सिलेक्शन करना है 100 सी, और 40 बच्चों का सेक्शन बनाना है पहले, तो 100 सी 40। तो 2 बच्चों के सिलेक्शन के बारे में तो बाद में जाएंगे, पहले हमारे सेक्शन पे चले जाएं कि अगर मैं ये वाला काम करता हूं कि 100 बच्चों में से जब पहला सेक्शन बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, 100 में से 40 का सिलेक्शन करूंगा, और फिर अब मुझे बचे हुए 60 का भी तो करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा 60 सी 60। तो ये तो मेरे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन आई कि मुझे ये काम करना है 100 सी 40 मल्टीप्लाई बाय 60 सी 60, क्योंकि मुझे एक 40 बच्चों का सेक्शन बनाना है और एक मुझे 60 का बनाना है। तो 40 का बनाना है, तो 40 के लिए पहले स्टार्टिंग में मेरे पास बच्चे कितने हैं 100, तो 100 में से मुझे पहले बेटा सिलेक्शन करना है किसका 40 का, ये कर दिया 100 सी 40, बच्चे कितने हैं 60 में से मुझे 60 का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं इसको सोल्व कर दूं, और इसको सोल्व करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो आप लोग देखिएगा। देखिए 100 सी 40 जो है एनसीएन का आंसर आप जानते हैं 1 होता है, और 100 सी 40 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे सीधा
काम करता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। 100 फैक्टोरियल और अपॉन में r फैक्टोरियल और 100 माइनस 40 मतलब 60 फैक्टोरियल। और ये एनसीएन का आंसर हमेशा 1 होता है बच्चों, याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। एनसीएन का आंसर हमेशा क्या होता है 1, तो 60 से 60 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये जो है यही मेरा आंसर है 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, इसको सोल्व करने में जो मेरा आंसर आएगा उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे, हाँ अब बात चल रही है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस चीज को मिटाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि अपने पास गैप रहे कि भैया इसका आंसर क्या है 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के बारे में बात चल रही है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स जो है, न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा। तो डिनोमिनेटर में तो मेरी कहानी फिक्स होने वाली है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। पहले तो आप देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो इसमें कैसे लिखूंगा बच्चों, सिलेक्शन करूंगा। जब बात चल रही यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, हम दोनों ने सेम सेक्शन में आने के लिए कहा, तो हम दोनों सेम सेक्शन में आने के लिए बात कर रहे हैं। तो 2 जने तो बेटा ये फिक्स हो गए, हमने बोला कि हमको सेक्शन ए में डाल दो, तो सेक्शन ए में हम 2 जने तो फिक्स हो गए। क्वेश्चन को समझना बहुत बेहतरीन है। पहले सेक्शन ए में हम दोनों जाना चाह रहे हैं, तो सेक्शन ए में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो सेक्शन ए में 2 जने तो फिक्स हो गए, भाई हम 2 को ए में डाल दो। बचे कितने, आप कहेंगे सर 98 बच रहे हैं, क्योंकि टोटल बच्चे 100 है, तो 98 में से सिलेक्शन करना है किसका, 38 का, क्योंकि 2 तो आ ही चुके हैं ना। 98C 38, 98C 38, ठीक है। और अब मल्टीप्लाइड बाय, अब बचे हुए का काम करना है भैया। हमारा तो क्या हुआ, एक सेक्शन में डाल दिया, तो 98C 38, बचे कितने भैया, बचे मेरे पास यहाँ पे कहानी क्या 60C 60, 98C 38 मल्टीप्लाई बाय 60C 60, क्योंकि 98 में से शुरुआत में 2 जनों ने तो पहले ही कह दिया, 100 में से 2 ने पहले कह दिया कि हमें तो सेक्शन ए में रखो, इनको ए में कर दिया 2 बच्चों को। तो सेक्शन ए में जो मुझे सिलेक्शन करने का तरीका था, 98 में से 38 चुने, और अब बी में कितने जाएंगे 60C 60, या तो ये कंडीशन या तो ये, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है जब भी आइदर और वाली सिचुएशन होती है तो प्लस होता है। तो या तो ये कंडीशन, ये कब, जब सेक्शन ए में हम 2 जने चले जाएं, और अगर ऐसा ना हो के हम सेक्शन बी में चले जाएं, हम किस में चले जाएं, सेक्शन बी में चले जाएं, तो फिर वहां पे कहानी कैसे बदलेगी, वहां पे कहानी मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी। अब हम बी सेक्शन में जा रहे हैं, तो बी सेक्शन कितने बच्चों का है, 60 का, क्योंकि हमने बोल रखा है ए में हम 40 रख रहे हैं, बी में हम 60 रख रहे हैं, तो ये बी में हम चले गए, तो बी में हम 2 लोग फिक्स हो चुके हैं। और बी कितने बच्चों का है, 60 बच्चों का है। तो अब की बार 58 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 तो आ गए यहाँ पे पहले ही। 58 का किस में से सिलेक्शन होगा बच्चों, 98 में से, क्योंकि 2 तो हम निकल चुके हैं। तो हम लिखेंगे 98C 58, 98C 58 और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अब मुझे बचा हुआ काम भी तो करना पड़ेगा, बच्चे हुए 40 बच्चों का तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 40C 40, ये हो गई मेरी कहानी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब अपन बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालूंगा, पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम से निकाल रहा हूँ। तो फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगा, 98C 38 इंटू 60C 60 प्लस 98C 58 इंटू 40C 40, ये और डिवाइडेड बाय बेटा क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ये मेरा आंसर आने वाला है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं और प्रॉपर आंसर यहाँ पे आएगा। तो देखिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है भी नहीं, आप सभी बच्चे समझ चुके हैं। 100 बच्चों का है स्कूल में स्ट्रेंथ, और 40 का एक सेक्शन बनाना है और एक 60 का बनाना है। और जो पहला पार्ट था बच्चों वो फिर क्लियर कर देता हूँ। पहले पार्ट में मैंने क्या बोला था, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, और सेकंड में यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो पहले तो ये मेरी कहानी हो चुकी है। तो मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा बच्चों 98 फैक्टोरियल और अपॉन में 38 फैक्टोरियल इंटू 98 में से अगर मैं 38 को माइनस करूँगा तो बच्चा आ जाएगा 60 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है। और आप जानते हैं एनसीएन का आंसर हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये प्लस लगा दीजिए, अब इसका नंबर आ गया 98C 58। आप कहेंगे सर 98 फैक्टोरियल और अपॉन में सर 58 फैक्टोरियल, और 98 में से सर 58 जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा सर 40 फैक्टोरियल। और एनसीएन वापस 40C 40, इसका आंसर वापस कितना आ जाएगा बच्चों 1। एनसीएन का आंसर हमेशा 1 होता है, बात याद रखिए। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 1 आ जाएगा।
तो 98C38 इंटू 1 और 98C58 इंटू 1, तो सिर्फ ये दो चीजें रह गई। और अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, तो अपन बोल देते हैं यार ये जो इवेंट है ना ये ए है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना बच्चों 100C40 और इंटू 60C60। तो इसको सोल्व करने पे मैंने आंसर लिखा हुआ था, तो पहले आंसर ही छाप देते हैं बेटा डायरेक्ट। आंसर था 100 फैक्टोरियल और अपॉन में 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। ठीक है साहब, अब इसको सोल्व ट्रिक है बेटा, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार। इसको सोल्व करने की जो अपनी ट्रिक है वो सबसे बेस्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिएगा ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है बेटा ये, और प्लस में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं जानता हूं ना कि मैं अगर इसको पूरे को एक बार इससे डिवाइड कर दूं और इस पूरे को इससे डिवाइड कर दूं, बाद में दोनों को प्लस कर दूं, तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा। इसको करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि अगर इंडिविजुअली अपन ऊपर वाले को सोल्व करेंगे और उसको सोल्व करेंगे प्लस करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया काम मैं करने वाला हूँ, देखिएगा यहाँ पे पहले दिख रहा है मुझे 98 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 68 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 38 फैक्टोरियल। ये जो मुझे यहाँ पे टर्म नजर आ रही है, इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ किससे, हमारे डिनोमिनेटर से। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 100 फैक्टोरियल और अपॉन में 60 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब भी किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इसको लिखने का तरीका क्या, 98 फैक्टोरियल और अपॉन में 60 फैक्टोरियल और इंटू 38 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 60 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल तो ऊपर चला गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 100 फैक्टोरियल। अब देखना इसको मैं कितने अच्छे तरीके से सोल्व करूंगा। पहले तो देख लीजिए जो कट रहा है काट दीजिए, 60 फैक्टोरियल से 60 फैक्टोरियल कट रहा है, आपने काट दिया। ऊपर क्या दिख रहा है बच्चों 98 फैक्टोरियल, तो 98 फैक्टोरियल को तो 98 फैक्टोरियल ही रखी है अभी यहाँ पे। वहां लिख रहा है 40 फैक्टोरियल। 40 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं कैसे, सबसे पहले कैसे लिखेंगे आप, 40 फैक्टोरियल एक एक करके कम करना स्टार्ट करेंगे आप। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 40 फैक्टोरियल को, जैसे 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से इंटू 1 ऐसे लिखते हैं। तो 40 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा बच्चों ये 38 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई में नीचे की तरफ है 100 फैक्टोरियल, तो 100 को कैसे लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। पूरा सोल्व करके दिखाया मैंने आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो 98 फैक्टोरियल से तो 98 फैक्टोरियल कट गया, 38 फैक्टोरियल से 38 फैक्टोरियल कट गया। ऊपर मुझे मिला बच्चों यहाँ पे देखिएगा 40 इंटू 39 और अपॉन में मुझे मिला ये, तो एक जीरो से पहले एक जीरो उड़ा देता हूँ। तो ऊपर की तरफ मुझे मिल रहा है 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में मुझे मिल रहा है यहाँ पे कितना बच्चों, ये तो है 99 और ये है 10, 990। तो ऊपर तो मिल रहा है मुझे बच्चों 40 इंटू 39, तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दी मैंने, तो 39 इंटू 4 है ऊपर, और डिनोमिनेटर में बच्चों मेरे पास कितना 990। वो काटने का काम अभी बाद में कर दूंगा, पहले आप ये देखिए कि ये आंसर है। इसका काम 9 4 36, 9 4 36, 3 कैरी और 4 3 12, 12 और 3 15, 156 अपॉन 990, ये मुझे यहाँ से मिला। अब मुझे किसको सोल्व करना बच्चों, अब की बार इसको सोल्व करना है, इसके अपॉन में मैं अब की बार इसको लेके जाने वाला हूं। तो फोकस करिएगा आप मेरी बात पे, समझ में आएगी आपको मेरी पूरी बात। अब की बार सिर्फ कहानी चेंज कर दी है। इसका आंसर अपन ने लिख दिया यहाँ पे 156 अपॉन 990, 990, ठीक है। अब इस पे अपना टारगेट करते हैं बेटा, 98 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल इनटू 40 फैक्टोरियल। अब इसको सीधा डायरेक्ट करूंगा जैसा मैंने इसमें किया, बिल्कुल ऐसा वैसा। इससे डिवाइड करेंगे, ये रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंच जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 60 फैक्टोरियल इनटू 40 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में अपॉन में आपकी बार क्या रह जाएगा 100 फैक्टोरियल। आपकी बार बेटा 40 फैक्टोरियल से 40 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे दे रखा है आपको कितना 98, तो 98 को तो 98 फैक्टोरियल रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 60 फैक्टोरियल को तोड़िए, 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना है 58 फैक्टोरियल, और इंटू में 100 को कैसे लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल को खत्म किया, 58 फैक्टोरियल से 58 फैक्टोरियल को खत्म किया, एक जीरो से बेटा मैंने ये एक जीरो खत्म करी, 59 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 59 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन में 99 इंटू 10 990।
5, 6 5 से 30, 30 और 5 35। तो देखिए बच्चों 9 6 से 54, 54 का 4 5 कैरी और 6 5 से 30, 30 और 5 35। 354 अपॉन 990, ये आया बेटा मेरा यहाँ का आंसर। पिछली बार का आंसर था 156 अपॉन 990 और अभी का जो आंसर था वो था 354 अपॉन 990। दोनों को प्लस कर देते हैं क्योंकि प्लस ही तो करना था, यहाँ पे क्या है प्लस करना था। तो कैसे लिखेंगे 156 अपॉन 990 प्लस 354 अपॉन 990। न्यूमरेटर दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 354 में मेरे भाइयों किसको प्लस करना है, 156 को प्लस करना है। 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 5 और 5 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी, 3 और 1 4 4 और 1 5 510 और अपॉन में 990। मजा आ गया बेटा जिंदगी का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये दोनों नंबर जो है ये 3 से कट हो रहे हैं। 3 से कट हो रहा है ये 17 बार और 3 से कट हो रहा है ये 33 बार। तो 17 अपॉन 33 दैट इज माई प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, लेकिन इसमें भी अपनी ट्रिक बड़ी स्मार्ट है। अगर आपने मेरी ट्रिक से काम किया तो नहीं तो आप उलझ जाते बेटा। अगर आप इस ट्रिक के अलावा किसी दूसरी ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं ना तो आप उलझ जाते हैं। तो आंसर आएगा 17 अपॉन 33। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया जब हम दोनों दोस्त सेम सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं। अब अगर हम दोनों दोस्त डिफरेंट सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं, अगर हम दोनों दोस्त डिफरेंट सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं तो बेटा ऐसी कंडीशन में अगर हम उस इवेंट को बोल रहे हैं बी, तो उस इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने बोला पीबी। तो आप जानते हैं अब डिफरेंट का मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो सीधा सीधा सा आंसर 1 माइनस पिछले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस कर दिया मैंने किसको, 17 अपॉन 33 को। 33 में से 17 को माइनस करना है और डिनोमिनेटर में हमारा 33 आना है। कितना आ जाएगा बच्चों, 16 अपॉन 33। दैट इज माय आंसर। ये हो गई बेटा हमारी कहानी। ये तो व्हेन यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, और ये वाली व्हेन यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। खत्म सवाल। एक नंबर सवाल था बेटा, कैलकुलेशन अच्छी थी। अब देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन और है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस, द नंबर लॉक ऑफ अ suitcase has 4 wheels, has 4 wheels, each labeled with 10 digits। हर व्हील पे 10 डिजिट लिखी हुई है। द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। आपने देखा हो तो सूटकेस में जो हमारे जिनमें लॉक आता है अपन उसको घुमाते हैं, एक को ही घुमाते तो एक पे ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है। ऐसे 4 व्हील है हमारे पास, ठीक है। और हर व्हील पे 10 डिजिट्स छपी हुई है, वही 0 to 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स दैट इज फ्रॉम, फिर भी आपके लिए लिख देते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 to 9 डिजिट यही होती है बच्चों। द लॉक ओपन्स, भाई लॉक तो एक ही सीक्वेंस पे ओपन होगा। द लॉक opens with a sequence of 4 digits, with a sequence of 4 डिजिट की सीक्वेंस होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या 4 5 6 7 या फिर हमारे पास 6 7 8 9, मतलब 4 डिजिट की सीक्वेंस होनी चाहिए। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। तो देखिए मैंने एक बार किसी भी चीज को रिपीट नहीं किया था, नहीं तो हो सकता है कोई यूं बोले कि सर 2 2 2 2 2 या 2 3 2 3, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। विद नो रिपीट, विद नो रिपीट्स, विद नो रिपीट्स। और आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। भाई वो सूटकेस खुल जाए और क्या पूछेगा, व्हाट इज द probability, what is the probability of a person,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस, गेटिंग द right sequence, getting the right sequence to open the suitcase, getting the right sequence to open the suitcase. सूटकेस ओपन हो जाए उसकी ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा ये हमारा काम करना है। तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं एक बात अभी से बहुत अच्छे से जान चुका हूं कि बेटा कोई सा भी काम करना होगा तो एक ही बार कोई एक ही ऐसा नंबर होगा, जैसे अगर मैंने बोला 2 3 4 5, ये आते ही हमारा सूटकेस ओपन हो जाएगा। तो सूटकेस ओपन होने के लिए फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ एक ही है। फेवरेबल आउटकम का तो अभी से पता लग गया कि भैया जो फेवरेबल आउटकम से, क्योंकि जब भी मुझे किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम आता है और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो ओनली एक ही है, क्योंकि वो कोई एक सीक्वेंस होगी, या तो 1 2 3 4 होगा, या 2 3 4 5 होगा, या 4 2 7 9 कुछ भी वोटेवर होगा। तो फेवरेबल आउटकम तो मेरा 1 है, मतलब न्यूमरेटर में तो मेरा 1 ही आना है। तो अगर इस इवेंट को मैं ए बोलता हूं तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना मेरे लिए कितना आसान है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम में क्या आएगा, देखिए आपके पास कितने डिजिट है, आपके पास 10 डिजिट है, और 10 में से आप कितने डिजिट का सिलेक्शन कर रहे हैं, 4 डिजिट का सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए कहानी एकदम बिल्कुल शानदार वाली है। आप क्या कर रहे हैं, 4 डिजिट का सिलेक्शन कर रहे हैं, किसमें से, 10 में से। तो आप अपॉन में लिखेंगे 10C4, तो 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 10C4। अब आप 10C4 को अलग से सोल्व कर दीजिए और डिनोमिनेटर पे छाप दीजिए। तो ये देखिए 10C4 को मैं कैसे सोल्व करूंगा, 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है बच्चों, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा। 4 2 जा 8, इन दोनों ने मिलकर 8 को मारा, और 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार। इसके बाद देखिए आप यहाँ से आपको पता लग गया कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो है बच्चों कितना, 7 3 जा 21, और 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, तो 210। अब यहाँ पे एक चीज जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लगाया है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ना लग के पता है क्या लगेगा, परमुटेशन। तो मैं क्या इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मुझे यहाँ पे कहा गया है विद नो रिपीट्स, मतलब मुझे यहाँ पे कंडीशन दी गई थी, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले ये काम करके दिखाया कि आप लोग यही करेंगे। आप लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देंगे, सीधा कॉम्बिनेशन टिका देंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे परमुटेशन काम में आएगा। क्यों, क्योंकि कहा गया है विद नो रिपीट्स, मतलब हमें कोई कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब 10C4 ना आके क्या आएगा, 10P4 आएगा। और अगर किसी ने 10C4 छाप दिया है तो फिर उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, और 4 डिजिट अगर डिफरेंट होती है तो उससे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल। तो या तो ऐसे करिए और फिर जो ये जो आंसर आया इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये जो आंसर आया 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई करिए पहले, ये तो आ गया हमारा 24, और जैसे करेंगे फिर 48, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 टू 10 का 0, 1 कैरी 504, और पीछे एक 0 लगा देंगे। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा 1/5040। या तो ऐसे काम करिए अगर आपने कॉम्बिनेशन यूज में ले लिया है, और अगर किसी ने कॉम्बिनेशन यूज में नहीं लिया है, शुरू से उसने दिमाग लगा लिया है, तो वो सीधा क्या अप्लाई करेगा मेरा भाई, वो भाई यहाँ पे परमुटेशन अप्लाई करेगा। तो वो क्या कहेगा, सर 10P4 लगाओ सर, और 10P4 लगाते ही सर ये सारी कहानी जो है ये आपको डायरेक्ट मिलेगी, क्योंकि 10P4 में आपके लिखेंगे सर 10 फैक्टोरियल और अपॉन में n-r, तो 10 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इससे इसकी जिंदगी खराब। अब आप देखिए बेटा 9 8 जा 72, 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 7 जा 49, 49 में 1 50, 504, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, दोनों काम करके दिखाया मैंने, क्योंकि कई सारी बुक्स में आपको वही नजर आएगा, आर डी शर्मा जैसी बुक्स में भी यही नजर आएगा आपको।
10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन हम स्मार्टली काम करें ना यार, हमें पता है कि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। कहा गया है, कोई कंडीशन कही गई है यार कि विद नो रिपीट। तो जब भी आपको बाउंड किया जाएगा, कोई भी आपके ऊपर कंडीशन लगाई जाएगी, तो हमेशा परमुटेशन लगता है। तो दिस इज द आंसर, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ परमुटेशन का, जो आपको मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे परमुटेशन का यूज आया ना, ऐसे एक बहुत गजब का क्वेश्चन बताऊंगा। वो मैंने आपको आते ही इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले मैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करवाना चाहता था, तो मैंने आपको काफी सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करवाए, समझ में भी आया आपको। ये परमुटेशन का करवाया। अब एक परमुटेशन का बहुत गजब का क्वेश्चन है बेटा, उसको कई सारे लोग करवाते ही नहीं, लेकिन वो मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, ऑन हर वेकेशंस, छुट्टियों में बेटा कोई लड़की, पता नहीं क्या प्रोग्राम बनाया उसने। ऑन हर वेकेशंस, वीणा नाम की एक लड़की बेटा, ऑन हर वेकेशंस वीणा विजिट्स 4 सिटीज। वीणा विजिट्स 4 सिटीज, 4 सिटी विजिट कर रही है। भैया इनकी मर्जी, 4 करें कि 5 करें, काम तो अपने, विजिट तो ये कर रहे हैं, काम अपना हो रहा है। यहाँ पे विजिट्स 4 सिटीज A B C and D, विजिट्स 4 सिटीज A B C and D। बड़ा वीणा नाम की एक लड़की है जो अपने वेकेशंस में मजे मार रही है। मजे तो वो मार रही है, लफड़ा अपने पड़ रहा है। तो वीणा नाम की एक लड़की बेटा वेकेशन में उसने एक नया प्लान बना लिया, 4 सिटी घूमूंगी भाई। एक A है, एक B, एक C, एक D है। कह रही कि कोटा घूमूंगी, जयपुर घूमूंगी, और मैं दिल्ली घूमूंगी, और अपना फेवरेट जहाँ अपन बसते हैं झालावाड़ भी घूमना चाहती है, मुझसे भी मिलना चाहती है। ठीक है भाई, तुम घूमो, कहीं पे भी घूमो, पसंद तो मैं ही आऊँगा। देखिए अब आगे की बात ये है, कहा जा रहा है वीणा विजिट्स ABCD इन अ रैंडम ऑर्डर, ABCD इन अ रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मतलब हो सकता है पहले कोटा चली जाए, बाद में जयपुर चली जाए, और फिर बाद में झालावाड़ आ जाए। हो सकता है पहले झालावाड़ चली जाए। इन अ रैंडम ऑर्डर, इन अ रैंडम ऑर्डर। घूमो भाई घूमो, खूब घूमो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब मारेगी अपने को, इसने तो घूमना था, जो घूम लिया मरवा दिया इसने अपने को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही सवाल आएंगे ना आप कहेंगे अरे सर ये क्या कर दिया वीणा ने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स, कंडीशन के साथ घूमेगी अब ये, दैट शी विजिट्स, दैट सी विजिट्स। पहला पार्ट एक एक करके करेंगे अपन। ए बिफोर बी, सिटी ए को हमेशा सिटी बी से पहले घूमे। मतलब वीणा दीदी क्या चाह रही है कि पहले ए घूमू बाद में बी घूमू, हर बार सबसे पहले ए घूमू बाद में बी घूमू। तो बेटा जब जब भी हमारी जिंदगी में कोई सी भी बात की कंडीशन अप्लाई हो जाए कि ए बिफोर बी, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, तो अब आप कॉम्बिनेशन को भूल जाओ, भेजे में क्या याद रखना है, परमुटेशन। इसका मतलब पहले तो मुझे सबसे पहले टोटल, भाई सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होता है, टोटल चाहिए होता है, ताकि मैं डिनोमिनेटर में छाप पाऊं। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो इसके मैं क्या लाऊंगा, फेवरेबल आउटकम। देखिए मेरी ट्रिक एकदम शानदार है। जो काम करना होता है ये इवेंट परफॉर्म करना है। कौन सा इवेंट परफॉर्म करना है कि हमेशा सिटी ए को पहले घूमे, फिर बाद में बी को घूमे। मतलब बी के पहले हमेशा ए घूमे। मतलब ऐसा हो सकता है ए घूम लिया, सी घूम लिया, डी घूम लिया, बाद में बी घूमे, तो ए तो हमेशा पहले ही है ना। मतलब इस तरीके की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सब लेके आऊंगा। जैसे ए घूम लिया, फिर बी घूम लिया, फिर सी घूम लिया, फिर डी घूम लिया। ये कभी अभी पूरा बना के दिखाऊंगा। ए घूम लिया, सी घूम लिया, फिर बी घूम लिया, फिर डी घूम लिया। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात चल रही है कि वीणा दीदी ये काम करना चाह रही है। तो भैया परमुटेशन लगना है, तो सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि डिनोमिनेटर में अगर मुझे लिखना है तो मुझे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 सिटी है, 4 की 4 ही डिस्टिंक्ट है। जब इस तरीके की कहानी होती है तो सीधा आंसर होता है जितना है उतना फैक्टोरियल। 4 सिटी है तो 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ गया बच्चों कितना, 24। तो 24 तरीके से हमारी वीणा दीदी पहले तो ये काम कर सकती है। अब हमें बात क्या चल रही है, ए बिफोर बी। तो ए बिफोर बी के फेवरेबल आउटकम्स लेके आने हैं। तो बेटा देखना आपका भाई कैसे लेके आएगा।
ए हमेशा बी से पहले, ए बी सी डी, पहला तरीका तो ये ए बी सी डी, पहला ये, ठीक है। दूसरा, ए हमेशा बी से पहले, तो मुझे निकालना पड़ेगा यार, ए हमेशा बी से पहले, ए बी सी डी, फिर ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, सी डी, ये तो इन दोनों को इंटरचेंज करा दो, ए बी डी सी, ये दूसरा तरीका। देखो पहला तो ये ए बी को एक साथ लिया तो सबको सीखने में आएगा, सबको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन रटना नहीं है। अब ए को रखना है और बेटा आपकी बार सी को पहले पहुंचा दो, बी की जगह सी को पहुंचा दो, ए सी बी डी, ठीक है ये। और अब यार इसको इंटरचेंज कर दो, ए सी बी डी को ए सी डी बी कर दो, ठीक है साहब। अब जैसे आपने सी को पहले पहुंचाया था, अब आप डी को पहुंचा दो, ए को तो आगे ही रखो, ए को तो यहीं पे रखना है। जैसे आपने क्या किया था, बी की जगह सी को पहुंचा दिया था, यहाँ पे अब आप डी को पहुंचा दीजिए, ये पहुंचा दिया आपने डी को, तो क्या आएगा ए डी बी सी। और एक बार इसको इंटरचेंज करा दीजिए, ए डी सी बी। इसके अलावा ए को लेने पे और कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, आपके भाई का आपसे वादा है। अगर आप ए को आगे स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो ए को आगे रखने पे बस यही तरीके परफॉर्म हो सकते हैं, और कोई भी तरीका आपका परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है साहब। ए को आगे रखने पे तो ये 6 तरीके बन जाए मेरे, ठीक है। अब अगर मैं ए की जगह सी को आगे रख दूं, ये रख दिया मैंने, सी को आगे रख दिया, सबसे पहले सी को लेके आ गया, सी ए बी डी, ये लिख दिया मैंने बेटा, सी ए बी डी, ठीक है साहब, सी को आगे रख दिया। अब अगर मैंने सी को आगे रख दिया तो सी को आगे रखने पे एक और तरीका हो सकता है क्या, जैसे मैंने लिख दिया सी ए बी डी, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ सी डी ए बी। भाई ए हमेशा बी से पहले होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ए बी डी, तो यहाँ पे फिर मैंने डी को लेके आ गया, तो सी डी ए बी। और एक तरीका और हो सकता है क्या, वो तरीका आएगा बच्चों, सी आ गया यहाँ पे और डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपकी बार सी को मैंने आगे रखा, सी को मैंने आगे रखा, और फिर मैं ये ए को लाया बेटा, फिर मैं ये डी को लाया, और फिर मैं बी को लाया, सी ए डी बी। देखिए ये अलग है, ये आ गया सी ए बी डी, ये आ गया सी डी ए बी, और ये आ गया सी ए डी बी। सी को लेने पे ये 3 तरीके बनेंगे और कोई भी नहीं बनेगा, भले आप कितना ट्राई करके देख लो। अब जो मैंने सी के साथ किया वही मैं डी के साथ करने वाला हूँ। अब मैं स्टार्टिंग में डी को लेके आ गया, सी को वहां फेंक देता हूँ उसकी जगह, तो डी ए बी सी, ये लो भैया डी ए बी सी। उसके बाद वापस ये वाला काम कर देता हूँ, डी को आगे ले आता हूँ, डी सी ए बी, ये आ गया डी सी ए बी, डी सी ए बी। और वापस सेम पिक्चर इस तरीके से, पहले यहाँ डी को लिख देता हूँ, फिर यहाँ ए को लिख देता हूँ, फिर यहाँ सी को लिख देता हूँ, फिर यहाँ बी को लिख देता हूँ, डी ए सी बी। बच्चों आप देखिएगा जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ना, उस तरीके से आपसे आसानी से बनेंगे। पहले मैंने ए को पकड़ा, ए बी को एक साथ रखा, सी डी को चेंज करता रहा, फिर मैंने आपको सिखाया कि एक बार ये, एक बार इसका उल्टा कर दो, और एक बार क्या ट्रिक सिखाई, बी की जगह सी को पहुंचा दो, उससे 2 आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट बनेंगे, और एक बार सी को हटा के उसकी जगह डी ले आओ, वापस 2 अरेंजमेंट बनेंगे। तो ए को आगे रखने पे 6 अरेंजमेंट बनेंगे, सी को आगे रखने पे 3 अरेंजमेंट बनेंगे। आप भले कैसे भी कोशिश कर लो। सी को जैसे ही आपने यहाँ आगे पहुंचाया तो सी ए बी डी बन गया, एक बार डी को आगे पहुंचा दो सी की जगह, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कि भैया सी ए बी डी, तो ये डी को यहाँ पहुंचा दिया तो सी डी ए बी बन गया, और एक बार ए को यहाँ ले आओ, डी को यहाँ पहुंचा दो। सेम कहानी डी के साथ, तो 6 वहां पे बने और 3 और 3 6 यहाँ पे बने। तो भैया ये मेरे पास है ना, इस वीणा दीदी ने खतरनाक लफड़ा डाला, तो ये इतना काम करना पड़ा इस वीणा के चक्कर में मुझे। तो ए बिफोर बी, तो बी से पहले ए घूमने के तरीके कितने हो गए, 12 तरीके हो गए, वो सारे तरीके ये रहे। तो ए बिफोर बी के लिए मेरी जो प्रोबेबिलिटी आने वाली, मैं बोलूंगा कि इस इवेंट का नाम मैंने ए बोला तो पी ए या ई बोल देते हैं, ई, कि भैया इस इवेंट को हम ई बोल रहे हैं तो पी ई। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, 6 + 6 12, और अपॉन में टोटल कितना था 24, 2 बार कट जाएगा 1/2। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं बेटा, बड़ी मेहनत से बनाया, तो सेकंड पार्ट जो आपका भाई यहीं पे लिख देगा। सेकंड पार्ट कहना चाह रहा है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। चलो ये थोड़ा सीधा है, इसमें कम बनेंगे केस। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ए बी से पहले है और बी जो है बच्चों वो सी से पहले, ए बी से पहले और बी जो है वो सी से पहले। तो देखिएगा बात पे फोकस करना। एक काम करते हैं, ये तो अपने दिमाग में फिक्स हो ही गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही गया था हमारे पास 1/2, और टोटल कितना आएगा 24, ठीक है। तो ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, ए पहले और बी सी से पहले। तो पहला केस एक तो ये तो आना ही है,
ए यहाँ पे बी से पहले और बी यहाँ पे सी से पहले। ऐसा और भी कोई केस है क्या? ये रहा, इनको लिखते जाओ। एक केस तो आ गया ए बी सी डी, और एक केस आ गया ए बी डी सी। ये देखिए ए पहले है और बी सी से पहले, यहाँ पे भी ए पहले है और बी से पहले सी है। दो तरीके तो ये हो गए, ठीक है साहब। इसके अलावा क्या और तरीका कोई आ रहा है? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, ठीक है। ए यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला तरीका आ गया एडीबीसी, बिल्कुल ये तरीका आ गया हमारे पास एडीबीसी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ए जो है बी से पहले और बी जो है वो सी से पहले है। ये वाला तरीका आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सी पहले आ गया बेटा। तो तीन तो मुझे इसी लाइन से मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि तो यहाँ तो सी पहले आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों चीजें तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे हो जाए, बिल्कुल हो गया बेटा, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो डी ए बी सी आ गया मेरे पास यहाँ से आंसर। इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था क्योंकि आप लोगों को जल्दी समझ में आता। ये देखिए मैंने इसी में से सारे आंसर निकाल दिए। ये रहा ए बिफोर बी बिफोर सी, ए बिफोर बी बिफोर सी, ए बिफोर बी बिफोर सी। बाकी और कुछ भी नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो सी लगे हुए पहले स्टार्टिंग में, ये हो सकता था, तो इसको मैंने छाप दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 4, ओनली 4 फेवरेबल आउटकम है। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट को हमने एफ बोल दिया, तो पी एफ कितना आएगा बेटा? पी एफ आएगा 4/24, 1/6। 4/24 मतलब 1/6। ये हो गई हमारी कहानी। तीसरा पार्ट दे रखा है ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ये और सीधा हो गया। ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ये होते ही तो मजा आ गया मुझे जिंदगी में। ए फर्स्ट है और बी लास्ट है। आप कहेंगे सर इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। जो थर्ड पार्ट है ना दोस्तों, वो कितना बढ़िया है, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। तो भैया ये वीणा 4 सीटी घूमती है, ए तो फर्स्ट में आ गया और बी लास्ट में आ गया। तो बेटा यहाँ पे तो अपन दो तरह से ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये डब्बा बनाया जानबूझ के। तो या तो यहाँ पे सी आ जाए तो यहाँ पे डी आ जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी चेंज होके क्या हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी चेंज होके सिर्फ इतना सा चेंज हो सकता है, ए तो फर्स्ट है बी लास्ट है, डी यहाँ आ जाए और सी यहाँ आ जाए। इसके अलावा और कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तो ये काम दो तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी की पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, अब तो सिर्फ बीच वाले इंटरचेंज होंगे। दो हैं तो दो तरह से ही चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम आए, पहला तो ये रहा बेटा और दूसरा ये रहा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना? आंसर आ जाएगा 2/24। इस पार्ट का आंसर आ गया 2/24। तो ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो भी, जैसे अपन जी से बोल देते हैं, इवेंट जी है तो आंसर आ जाएगा 2/24, 1/12। खत्म कहानी, 1/12। अब फोर्थ पार्ट जो है वो बड़ा प्यारा दे रखा है, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। बस ए के बारे में बोला गया है कि ए को या तो सबसे पहले घूम लो या फिर दूसरे नंबर पे घूम लो। तो सबसे पहले घूम लो तो कितने तरीके से घूम सकते हैं ये देखना पड़ेगा। ए को सबसे पहले घूम लो तो भैया ए को सबसे पहले एक तो यहां पे घूम लिया, एक यहां पे घूम लिया, एक यहां पे घूम लिया। तो 6 तरीके तो स्टार्टिंग में आ गए, अगर आप लोग मेरी बात पे ध्यान दे दो। 1 2 3 4 5 6 तरीके तो ये हो गए। 6 तरीके तो ये हो गए जब शुरुआत में अगर ए को घूमा जाए। शुरुआत में अगर ए को घूमा जाए तो 6 तरीके तो मेरे पास यहीं से आ गए, ठीक है। अब अगर दूसरे नंबर पे घूमा जाए, दूसरे नंबर पे घूमा जाए तो एक तरीका तो ये रहा और एक तरीका ये रहा। ये क्रॉस जो है ना बेटा, ये इनकी हटा देता हूं। एक तरीका तो ये रहा दूसरे नंबर पे घूमने का, एक तरीका ये रहा दूसरे नंबर पे घूमने का, और एक तरीका बेटा ये रहा दूसरे नंबर पे घूमने का, और एक तरीका ये भी रहा दूसरे नंबर पे घूमने का। तो यहां से 4 तरीके और, लेकिन ये टोटल नहीं है, ये मैंने आपको वो वाला बताया था जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब मेरे पास 2 चीजें और बचेगी, मैं आपको बता दूं। अगर अपन ये काम करेंगे ना कि ए या तो पहले पे घूम ले या दूसरे पे घूम ले। अब जैसे अगर आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा, जैसे देखिएगा 1 2 मैं ऐसे पता लगाता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ए अगर पहले पे घूम ले
ए अगर यहाँ पे मैं लिख दिया, ये तो मैंने आपको क्या बना रखे थे ना, इसलिए मैं यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा रहा था। अगर मान लो किसी ने नहीं बना रखे तो उसकी भी ट्रिक है। ए को अगर पहले नंबर पे घूमना चाहते हैं तो ए को पहले पे फिक्स कर दो, तो कितने बचे 3 सिटी। इन तीन को, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट है, इनको लेटर की तरह मान के चलो भैया। पहला लेटर अरेंज कर दिया, 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 3 इंटू 2 6। तभी तो आपके भाई ने यहाँ पे 6 लिखा था, ऐसे ये 6 लेके आया था मैं। ये 6 जो लेके आया था मैं वो ऐसे लेके आया था। अब अगर मैं ए को फर्स्ट पे ना घूम के कहाँ पे घूमू बेटा, सेकंड पे, तो भी आप क्या कहेंगे सर, अब भी आपके पास 3 लेटर बच रहे, 3 स्पेस बच रहे हैं। 3 वैकेंट स्पेस को भरने का तरीका सर वापस क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से भी आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। तो ए को पहले घूमे उसके तरीके भी 6, ए को दूसरे नंबर पे घूमे उसके भी तरीके 6। इसका मतलब टोटल कितने वे हो गए भाई, 6 + 6 मतलब 12 वेज। फर्स्ट में घूमे तो भी 3 फैक्टोरियल, सेकंड में घूमे तो भी 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब भी 6 होता है। 6 + 6 कितना, 12। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस इवेंट का कुछ भी नाम दे दीजिए, PH नाम दे दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक बार कट गया, 2 बार कट गया, आंसर इज 1/2। खत्म कहानी। कितना मजा आ रहा है। अब आखिरी पार्ट इस सवाल का, ये सवाल थोड़ा बड़ा था, इस सवाल का आखिरी पार्ट वो है ए जस्ट बिफोर बी। ए जस्ट बिफोर, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी। ए बी से जस्ट पहले, मतलब ए बी एक साथ चलेगा भाई। ए जो है वो बी से जस्ट पहले, मतलब ए बी को एक साथ लेके काम करो। ए बी को एक साथ लेके काम करो तो इसको याद करो, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताता था कि जब 2 को एक साथ ले लिया तो 2 को मिला के एक लेटर मान लो। तो ए बी को एक साथ लेके चलो, मतलब ए बी को एक साथ अगर आपने मान लिया तो अब आप कहेंगे सर अगर हमने ए बी को एक साथ मान लिया तो ए बी को मानने पे तो एक लेटर, और हमारे पास टोटल थे सर 4, हमारे पास 4 थे, A B C D सर 4 लेटर थे। 4 में से हमने इन 2 को एक साथ मान लिया तो 2 को मिलाने पे सर एक लेटर बना, एक ये और 2 ये, तो कितने हुए टोटल 3। तो इसका मतलब सर हमारा आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। तो सर हमारा आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब सर हमें पता है 6 होता है। ये आपके भाई की ट्रिक है, एक नंबर शानदार भाई। ए जस्ट बिफोर बी, इसका मतलब ए बी को एक साथ लेके चलना है। इसका मतलब ए बी को मिला के एक लेटर मान लिया, ए बी को मिला के एक लेटर मान लिया तो एक ये, और बचे हुए कितने 2, तो 2 और 1 3। 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होता था हमारे परमुटेशन में, 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है बच्चों, 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6। अब सारे पार्ट खत्म हो गए, सब मिटा दिया, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी को मैंने बोल दिया, अगर मैं PI से बोलता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो रहा 24, 6 से 24 कट जाएगा 4 बार, आंसर इज 1/4। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाइयों को बहुत अच्छे से मेरी बात भेजे में उतरी होगी। तो ये हो गई बेटा कहानी। अब एक कॉम्बिनेशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अभी मैंने काफी चीजें बचा रखी है आपके लिए, ऐसी बात नहीं है, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास अभी भी, तो हो सकता है अपने को कल की क्लास भी लगे। पहले तो एक क्वेश्चन पे आ जाइए आप, जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरा, पसंद आएगा आपको। इन अ लॉट ऑफ 12 माइक्रोवेव ओवन्स, क्वेश्चन है इन परमुटेशन से आप थोड़े परेशान हो गए होंगे, तो अब कॉम्बिनेशन का सवाल ला रहा हूं एक। इन अ लॉट ऑफ 12 माइक्रोवेव ओवन्स, देयर आर 3 डिफेक्टिव यूनिट्स। 12 में से 3 खराब है। देयर आर 3 डिफेक्टिव यूनिट्स। A person has ordered 4 of these units. Has ordered 4 of these units. These units
एंड सिंस ईच इज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताइए सब एक जैसे हैं। सिंस ईच इज आइडेंटिकली पैक्ड, आप पैकिंग देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन डिफेक्टिव है और कौन अच्छा है। ईच इज आइडेंटिकली पैक्ड, द सिलेक्शन विल बी रैंडम। सीधी सी बात है, अगर आइडेंटिकली पैक्ड है तो सिलेक्शन क्या आएगा बेटा, रैंडम होगा, नहीं पता लगा सकता कोई भी। द सिलेक्शन विल बी रैंडम। पैकिंग देख के हम नहीं पता लगा सकते कि हमारे पास अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब है क्वेश्चन की कहानी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पार्ट, ऑल 4 यूनिट्स आर गुड, ऑल 4 यूनिट्स आर गुड। तो जिस भी इवेंट के बारे में बात चलती है पहले उसके फेवर के इवेंट भी उन्हें पता होने चाहिए। टोटल तो हम निकाल ही लेंगे। ऑल 4 यूनिट्स आर गुड, पहला पार्ट ये कि चारों के चारों यूनिट क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। तो भैया मेरी बात सुनना, आंसर अपना स्टार्ट करने से पहले आपने देखा माइक्रोवेव ओवन कितने हैं, टोटल है 12, टोटल 12, उनमें से 3 डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव को हमने अलग से इंडिकेट कर दिया, कितने हैं, 3। तो नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड, नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड, गुड कितने आएंगे बेटा, 12 - 3 मतलब 9, 9 हमारे पास अच्छे हैं। अब कहा जा रहा है कि भैया चारों यूनिट अच्छी होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कितना आसान काम, प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिनोमिनेटर की लकीर खींची, सीधी सी बात है। एक साथ कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अ पर्सन हैज ऑर्डर्ड 4 ऑफ दीज, एक साथ हमको 4 का सिलेक्शन करना, मतलब कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। एक का काम होता तो नॉर्मल 10वीं क्लास का सवाल हो जाता, एक साथ 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें चारों यूनिट अच्छी चाहिए तो अच्छी में से ही सिलेक्ट करेंगे ना। तो अच्छी यूनिट कितनी है, 9। तो पहले तो 9 में से सिलेक्शन होगा किसका, 4 का, 9C4। और अपॉन में तो बेटा आप जानते हैं हमेशा क्या आना है, टोटल आना है। तो टोटल आपके पास कितनी यूनिट है बच्चों, 12। तो 12 में से कितने का सिलेक्शन किया आपने, 4 का, 12C4। तो हमेशा डिनोमिनेटर में पहले टोटल लिख दो। भैया कितने माइक्रोवेव ओवन है, 12, 12 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 4 का। तो पहले लकीर खींच के 12C4, और न्यूमरेटर में कितना आएगा, जितनी अच्छी वाली अच्छी में से ही 4 का सिलेक्शन करेंगे। तो आंसर आ गया 9C4, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 12C4। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। 9C4 को आप कैसे लिखेंगे सर, 9 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 12C4 को आप कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, 12 फैक्टोरियल और अपॉन में आप लिखेंगे यहाँ पे सर 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आएगा। कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखिएगा 9 फैक्टोरियल जो है वो अपनी जगह, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपनी जगह, और इन दोनों को ऊपर पहुंचा दो आप, 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या बच्चों, 12 फैक्टोरियल। ये अपॉन में आपका 12 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए बेटा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 और यहाँ पे लिख रहा है आपको 8 फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक सेकंड के लिए यहाँ पे छाप देता हूँ मैं इसके आंसर को। 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, 8 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल है। तो 12 को तोड़ते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को उड़ा दीजिए, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को उड़ा दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 से आपका 12 कट जाएगा बेटा कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये आपका जो 8 है ये कट जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार। उसके बाद ये दोनों वापस 2 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा बच्चों 5 बार। ऊपर आया 7 2 14 और अपॉन में 11 5 55। तो आपका आंसर आ जाएगा 14/55। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। पूरा सोल्व करके बता दिया बेटा, पूरा आंसर निकाल के। नहीं तो कई बार बच्चे सोचते सर आपने पूरा आंसर निकाला नहीं, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। इस तरीके की कैलकुलेशन को मैं ऐसे करता हूं। अब आ जाइए सेकंड पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली 3 यूनिट्स आर गुड। एग्जैक्टली 3 यूनिट्स आर गुड, एग्जैक्टली 3 गुड होनी चाहिए। तो मतलब एग्जैक्टली 3 गुड होनी चाहिए, 3 के बारे में बात चल रही है। तो 3 गुड होनी चाहिए। तो 3 गुड का डिनोमिनेटर में तो फिक्स है, डिनोमिनेटर में तो फिक्स है 12C4। सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली, बस यहां पे इतना सा है, एग्जैक्टली वर्ड आगे, मतलब एग्जैक्ट इसी के बारे में बात करनी है। और कितनी, 3।
तो 3 ही गुड चाहिए, इसका मतलब चौथी तो डिफेक्टिव आएगी अब, क्योंकि सिलेक्शन तो 4 का हो रहा है, ये बात पे ध्यान देना आप। तो अपॉन में तो 12C4 ही आएगा। अब सिलेक्शन तो बेटा गुड का करना है तो गुड में से ही करेंगे, तो 9C3 एग्जैक्टली 3 चाहिए। तो भैया चौथी क्या आएगी? चौथी डिफेक्टिव आएगी, ले लो चौथी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितनी है? डिफेक्टिव आपके पास 3 है, तो 3 में सब एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 3C1। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 यूनिट गुड चाहिए तो 3 ले लो, हम कहाँ रोक रहे। 3 किस में से सेलेक्ट होगी? गुड में से, तो 9C3। अरे चौथी भी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो चौथी यूनिट जो सेलेक्ट होगी वो किस में से? वो तो डिफेक्टिव में से सेलेक्ट होगी। डिफेक्टिव कितने? 3, तो 3C1। ये हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। अब आप इसको सोल्व करना। अब आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ बेटा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज करके दिखा दी है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर दे रखा है मेरे दोस्तों 28/55। थोड़ा बहुत आप भी कुछ करिए, इसका आंसर आएगा 28/55। अब तीसरा पार्ट बड़ा अच्छा है। तीसरा पार्ट मुझसे कहता है भाइयों, तीसरे पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, बड़ा अच्छा है। कहा जा रहा है एटलीस्ट 2 यूनिट्स आर गुड। तीसरा जो पार्ट है वो कह रहा है एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 2 यूनिट्स आर गुड। 2 यूनिट्स आर गुड, कम से कम 2 यूनिट गुड होनी चाहिए। तो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एटलीस्ट की एक ट्रिक बताई थी कि एटलीस्ट 2 यूनिट गुड होनी चाहिए। तो कम से कम 2 गुड होनी चाहिए, मतलब 2 भी गुड हो सकती है, 3 भी गुड हो सकती है और 4 भी गुड हो सकती है, क्योंकि आप कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं? आप 4 यूनिट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो कम से कम 2 यूनिट गुड होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 भी गुड हो सकती है, 3 भी गुड हो सकती है और 4 भी गुड हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो आंसर निकालना पड़ेगा वो आप जानते हैं, आपको तीनों केस के बारे में बात करनी पड़ेगी और बाद में फिर प्लस करना पड़ता है एटलीस्ट वाले केस में। और अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो भैया मैं इसका सीधा सीधा आंसर निकाल सकता हूं। एटलीस्ट के बारे में जब बात चलती है ना, तो मैं बोल दूंगा 1 माइनस एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड। एटलीस्ट 2 पे चल रहा है ना, तो एटलीस्ट से जस्ट नीचे 1 पे बात आएगी, उसको एट मोस्ट पे ले जाओ। एटलीस्ट 2 यूनिट्स आर गुड। तो इसके लिए मेरी शॉर्ट ट्रिक होती है 1 माइनस एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड। इसकी जो मेरी ट्रिक होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। 1 माइनस एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड। ये मैंने सोल्व करना ज्यादा आसान है। 1 माइनस एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड, ये अगर मैं करूं तो भी मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2 में हमारे 3 केस बन जाएंगे, या तो 2 या फिर 3 या फिर 4। तो भैया अगर मैं इस एटलीस्ट 2 को आसानी से खत्म करना चाहता हूं तो मैं 1 में से माइनस करूं किसको? इससे जस्ट पहले क्या आएगा? एटलीस्ट से पहले 1। 2 के बारे में बात चल रही है तो 2 से पहले 1 और उसके आगे एट मोस्ट लगा दो। 1 माइनस एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड। तो एट मोस्ट 1 यूनिट इज गुड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 यूनिट गुड, इसका मतलब 1 यूनिट गुड और 3 यूनिट डिफेक्टिव। तो इसका मतलब 1 में से माइनस करना है पहले तो किसको? 1 यूनिट गुड। तो गुड यूनिट मुझे गुड में से ही लेनी पड़ेगी। गुड कितना बच्चों? 9। तो 9C1 इंटू, अब मुझे 3 यूनिट डिफेक्टिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 4 का सिलेक्शन करना होता है और 1 अगर मैंने गुड ले ली तो 3 मेरे पास डिफेक्टिव आनी ही है। तो 9C1 इंटू 3C3 और डिवाइडेड बाय बच्चों आपका आ जाएगा क्या? 12C4। ये आपका आंसर आ गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, NCN का आंसर तो हमेशा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो 3C3 का आंसर तो 1 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 9C1 और अपॉन में 12C4। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा, आप लिखेंगे 1 में से माइनस करना है किसको? 9C1 और अपॉन 12C4। तो NC1 का आंसर n होता है, तो इसका आंसर तो 9 आएगा और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा देखिएगा। 12C4 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो उसका आंसर आएगा बच्चों मेरे पास ये रहा। 12C4 को सोल्व कर लेता हूँ। 12C4 के लिए 12 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इंटू 8 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 12 11 10 9 8। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है और इंटू में 8 फैक्टोरियल। इससे इसकी जिंदगी खराब। और आप देखेंगे 4 3 12, 12 ने 12 की कहानी खत्म करी। और यहाँ पे देखिएगा आप, ये 2 रह गया, 2 से हमारा 10 कट जाएगा 5 बार।
11 5 से 55, 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में बात करता हूँ। 9C1 का मैंने आपको बोला आंसर क्या आएगा, NC1। NC1 का आंसर हमेशा n आता है, तो 9C1 का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा अपनी। और 12C4 का आंसर आपने देखा कितना आया था, 55 इंटू 9, तो अपॉन में 55 इंटू 9 ही लिख देते हैं। और ये 9 ने 9 की जिंदगी खराब कर दी, तो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 55, आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 55। 55 को 1 से करिए 55, 55 में से 1 जाएगा 54, तो आंसर आ जाएगा 54 अपॉन 55। देखिए बेटा यही आंसर है। आपके भाई ने पूरा कैलकुलेट आप करके आपको बता दिया, तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो ये है हमारी कहानी। तो कुछ क्वेश्चंस अब जो और बचे हुए हैं वो फिर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए ना बेटा, सब पे अच्छे से फोकस करना आप, क्योंकि ये सारे बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी सरकारी किताब के भी हैं और आर डी शर्मा के हैं। ये सारे क्वेश्चन तो बेटा हमारी आर डी शर्मा में भी दे रखे हैं और सरकारी किताब में भी ये क्या है, मिसलेनियस में बना के अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सारे क्वेश्चंस पे एक बार आप फोकस करना। और मैं कैसे सोल्व करता हूँ, सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे तरीके से मैं सोल्व करता हूँ आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच लगा के। और इनकी मैंने जो नई ट्रिक सिखाई है आपको, ये ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी, क्योंकि एटलीस्ट 2 के बारे में बात करेंगे ना, तो फिर एटलीस्ट 2 मतलब या तो 2 या फिर 3 या फिर 4, तो पूरे अपने को तीनों केस सोल्व करने पड़ जाते हैं प्लस लगा लगा के। तो उससे बेटर तरीका है कि भैया 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, किसकी, एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है तो एटमोस्ट 1, ये वाली कहानी। आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा अब अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और फिर वही, जो बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो वो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन स्टफ आपको बेटा मिल पाना मुश्किल की बात है। तो आपके भाई को आप भी सपोर्ट करें और बेटा वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।